हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फोकस ऑन लर्निंग 2.0। पहले हमने वीडियो में बात की थी सिलेबस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस तो आप सभी देख ही चुके हैं। अब आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है संख्या तथा संख्याओं का बोध व स्थानीय मान। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह इंग्लिश में है नंबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिट एंड प्लेस वैल्यू। इस चैप्टर में हम जैसे कि आप देख भी रहे हैं संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसका क्या यूज़ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संख्या की परिभाषा के बारे में जानते हैं। संख्या का क्या अर्थ होता है, संख्या किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जिसका उपयोग गिनने मापने के लिए किया जाता है। यानी कि संख्या से हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं कि वह वस्तु कितनी है, उसका मापते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या का अर्थ बताइए, संख्या की परिभाषा बताइए, तो दोस्तों आप ये लिखेंगे कि संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जिसका उपयोग गिनने मापने के लिए किया जाता है। अगर मैं आपसे सरल शब्दों में कहूँ तो इससे हमें यह बोध होता है कि वह वस्तु कितनी है, उसकी संख्या कितनी है। आप दैनिक जीवन में भी संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बाजार से कुछ सामान लेकर आना हो तो आप उसके लिए रुपए गिनते हैं, रुपए दुकानदार से लेते हैं, देते हैं, तो इसमें भी तो आप संख्या का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी संख्या। अब जानते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। जानते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या कितने प्रकार की होती है, तो देखिए संख्या के लिखा हुआ है यहाँ पर संख्या के प्रकार। सबसे पहले लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर्स कहते हैं। तीसरी है पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। फिर है परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स। उसके बाद है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। फिर है वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। तो दोस्तों यह है संख्या के प्रकार। अब हमें इन प्रकार को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है। तो इन्हें आइए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब वो संख्या जो गिनती से एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जिसे गिना ना जा सके वहाँ तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। यानी कि ये देखिए जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। अब इनके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। जैसे जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती है उन संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। मतलब अगर हम n के बराबर में लिख दें 1, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिटी यानी अनंत तक, तो इन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इन संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और दूसरी जरूरी बात, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी संख्या की जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए अर्थात प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि पूर्ण संख्या वो होंगी यदि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 जो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये थी प्राकृतिक संख्या। अब ये इस परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए, तो 0 लगा देते हैं इसके आगे, तो दोस्तों अब ये कौन सी संख्या बन जाती है, 0 लगाने से ये पूर्ण संख्या बन जाती है जिसे होल नंबर भी कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं।
तो दोस्तों इसके बारे में एक और बात जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक वैसे ही होल नंबर्स को हम w द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे भी w से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये कहलाते हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की, जिन्हें हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। दोस्तों ये संख्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि पूर्ण संख्या जैसे 0 से शुरू हो रही है तो अगर उनमें हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं तो वो पूर्णांक बन जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि जो पूर्ण संख्या थी वो 0 से शुरू हो रही थी, 0, 1, 2, 3 अंतर जा रही थी अनंत तक। तो यदि अभी कह रहा है कि अगर 0 के आगे यानी कि 0 के बाईं ओर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ना शुरू करते हैं, 0 के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1 है, तो ये प्लस का यानी कि पॉजिटिव 1 है। तो इसी तरह हम इधर क्या करेंगे? माइनस का 1 लगा देते हैं, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3। तो दोस्तों ये वाली संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक। जिनके आगे माइनस का साइन होता है वो वाली संख्या होती है ऋणात्मक। तो अब ये कौन सी संख्या बन गई है? अब ये बन गई है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। कैसे? यदि 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या हो और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या हो, इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे इन संख्याओं को i या फिर z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या तो इन्हें हम i से प्रदर्शित करते हैं या फिर z से प्रदर्शित करते हैं। इसके नाम में देखिए इंटीजर्स, तो हम इन संख्याओं को i और z से प्रदर्शित करते हैं। एक और बात, जैसे अगर आपको सिर्फ धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर दिखाने हो तो आप उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? i के ऊपर प्लस या फिर z के ऊपर प्लस लगाने से आपकी संख्या कौन सी होगी? धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर। जैसे और इसी प्रकार आपको अगर ऋणात्मक संख्या दिखानी हो, माइनस के साइन नंबर्स दिखाने हो, तो आप क्या करेंगे? i के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे और इसी तरह z के भी माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये आपकी कौन सी संख्या को प्रदर्शित करेगा? ये आपकी ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों ये है आपकी पूर्णांक संख्या यानी कि जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या सम्मिलित होती है और 0 भी, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसके बारे में कुछ और भी जरूरी बातें हैं, जैसे कि 0 जो इसमें नंबर है आप देख रहे हैं, 0 को ना तो हम धनात्मक संख्या कहते हैं और ना ही हम इसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। और 0 के दाईं तरफ वाली संख्या पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और 0 के बाईं ओर वाली संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, जो संख्याएं p बटा में q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक है यानी कि इंटीजर्स है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q 0 के बराबर नहीं है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या दोस्तों जिसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, भिन्न मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, वो संख्या वो जिसमें जो अंश और हर है वो एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है। और उसकी एक शर्त ये है कि जो हर है यानी कि q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 बटा में 3, 1/3। देखिए अंश और हर p अपॉन q, ये देखिए p अपॉन q के रूप में। तो ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिखते हैं, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हम एक और संख्या लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ 2। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है कि ये भिन्न में नहीं लिखा है, सिर्फ 2 लिखा है। तो दोस्तों जिसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं होता संख्या के, उसके अपॉन में हम क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। तो अब ये बन गई p अपॉन q में, और इसकी शर्त भी ये है कि यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये क्या बनी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम और भिन्न लिख देते हैं, जैसे 3/4 इसी तरह लिख देते हैं। और इसके बाद एक और हम उदाहरण देते हैं कि जैसे 0 के नीचे मैंने कुछ भी संख्या लगा देती हूँ, जैसे 4 ही लिख दिया, 0 बटा में 4। तो दोस्तों बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं?
जल्दी से अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी संख्या हो तो वो संख्या जीरो के बराबर होती है। देखिए, अगर जीरो के नीचे यानी कि जीरो ऊपर अंश पर है और नीचे कोई संख्या हर पर है, तो अगर जीरो के नीचे कोई भी संख्या हो तो वो बराबर जीरो के होती है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा, इसका विपरीत कर देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 4 के नीचे जीरो लगा देते हैं, तो दोस्तों ये संख्या जीरो नहीं बनती है। तो ये संख्या क्या बनती है? इनफाइनाइट, यानी कि जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। कि इसका एक ये नियम है कि जीरो के अपोन में समथिंग, यानी जीरो के नीचे कुछ भी संख्या हो वो जीरो बनती है। लेकिन किसी संख्या के हर में जीरो हो तो वह संख्या बनती है इनफाइनाइट संख्या। तो इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्याएं आपकी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद बात करते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या की, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की बिल्कुल विपरीत होती है। देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, परंतु इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, परंतु इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इन्हें हम रूट यानी कि रूट में लिखते हैं, जैसे √3, √2। और एक और एग्जाम्पल दोस्तों जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जिसे बोलते हैं पाई, कि पाई कौन सी संख्या है। तो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये देख लीजिए, जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके लिए जो अपरिमेय संख्या है, इसके लिए एक और जरूरी बात कि इन संख्याओं को हम Q या फिर T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी इन संख्याओं को Q और T से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या की, जिसे रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने उसमें उदाहरण दिए थे। तो देखिए दोस्तों, जैसे 2/3, 5/6, ये थी हमारी परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। और ये परिमेय संख्या में, और यदि अपरिमेय संख्या भी मिला दी जाए, अपरिमेय संख्या के भी हमने उदाहरण पढ़े थे, जैसे √3 पाई। तो दोस्तों देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो अब ये कौन सी संख्याएं बन गई हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या बन गई है, जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इन संख्याओं को R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। R मतलब रियल नंबर। दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी संख्या पढ़ी है, आइए उन सबको एक डायग्राम से, यानी कि इसे समझते हैं डायग्राम द्वारा। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, तो उसे एक सर्कल में बना देते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो यदि हमने नेचुरल नंबर देखा था कि नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, यदि नेचुरल नंबर में हम 0 जोड़ दें तो वो कौन सी संख्या बन जाती है दोस्तों? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है। इसके बाद यदि हम पूर्ण संख्या में जो नेगेटिव नंबर्स है यानी कि ऋणात्मक संख्या है उनको भी सम्मिलित कर लें तो वो कौन सी संख्या बन जाती है दोस्तों? हमारी इंटीजर्स। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में, जो परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त तो नहीं कर सकते लेकिन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी को संख्या किस में आ जाती है? इसमें। इसके बाद दोस्तों हमने जो अंत में पढ़ी थी संख्या की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहा जाता है, जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? जिसे R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है
कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं यानी कि पूर्ण संख्या होती है। और सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं यानी कि इंटीजर्स होते हैं। और सभी इंटीजर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जो भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलाकर संख्या बनती है वे सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में ही आती हैं, इसलिए हमें ये पता लगता है। इसके बाद बात करते हैं हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या जिसे इवन नंबर कहते हैं, तो देखते हैं क्या होते हैं वो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि दोस्तों वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6 ये आदि, ये सब किसके उदाहरण है, सम संख्या के। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या की, जिसे ऑड नंबर्स कहते हैं। देखिए विषम संख्या जिसे ऑड नंबर्स कहा जाता है, अर्थात वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि, ये सब वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती हैं। इसके आगे है दोस्तों भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वे प्राकृत संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि दोस्तों वो संख्या जो एक तो खुद से विभाजित होती हो और एक नंबर से विभाजित होती हो और किसी अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाती हो, उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ 4। अब दोस्तों इसमें कहा है कि वो संख्या जो 1 से, अब आप जानते हैं कि 4 1 से भी विभाजित होता है, 4 को हम 4 से खुद से भी विभाजित कर सकते हैं और इसी तरह 4 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। यानी कि वो संख्या जो एक नंबर संख्या से विभाजित होती हो और जो स्वयं से भी विभाजित होती है यानी खुद से भी भाग होती हो और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित होती हो, उस संख्या को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी तरह दोस्तों इसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ 8। अब इसे करते हैं, जैसे 8 को विभाजित करते हैं तो 8 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 8 को 2 से भी विभाजित किया जा सकता है और 8 को खुद से भी विभाजित किया जा सकता है और 8 को 4 से भी विभाजित कर सकते हैं। यानी कि वो संख्या जो खुद से भी भाग होती हो और एक संख्या से भी भाग होती हो और इसके अलावा किसी ऐसी संख्या से भी भाग हो जिसे वह पूरी विभाजित कर सके, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या की, जिसे हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा बताइए। तो आइए जानते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक वह अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी भाग न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो संख्या एक और अपने से अतिरिक्त किसी और संख्या से पूरी विभाजित न हो। जैसे कि अब मान लीजिए हम कोई उदाहरण देते हैं, जैसे 2 है, हम उसे 1 से विभाजित कर सकते हैं और वह खुद से विभाजित होती है। क्या इसके अलावा 2 किसी और से भाग हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब वह संख्या जो इन संख्या 1 से और एक खुद से विभाग होती है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभी आपने देखा जैसे 2 का उदाहरण दिया, जैसे और उदाहरण देखते हैं 2 के बाद 2, 3, 5, 7 आदि। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? ये सब अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये तो या तो ये संख्या 1 से या खुद से विभाजित होती हैं, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसे हम जैसे कि आपने अभी पढ़ा सम संख्या के बारे में कि 2 सम संख्या भी होती है, तो इसे आप सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि यह इवन प्राइम नंबर भी है। तो दोस्तों 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो ये थी प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या।
दोस्तों यदि संख्या और संख्या के प्रकार, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, परिमेय या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, संख्या और उसके प्रकार हम पढ़ चुके हैं और हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि संख्या की परिभाषा बताइए, या फिर कोई आपसे संख्या के प्रकार के बारे में पूछे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है या पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो वो हम अभी पढ़ चुके हैं, तो आप उसकी परिभाषा यहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्या रेखा को पूर्णांकों पर प्रदर्शित करना। इसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी संख्या होती है, संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हम 3 स्टेप चलते हैं, यानी कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं जिसके बाईं और दाईं ओर दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को बराबर भागों में बांट देते हैं। इसे आप स्केल की सहायता से भी बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रही हूँ। जैसे अब इसे हमने बराबर भागों में बांट दिया, इसके बाद हम बीच वाले मध्य बिंदु पर 0 लिख देते हैं, जिसे O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, 0 के दाईं ओर जो संख्या होगी वो धनात्मक पूर्णांक होंगे, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 0 के शून्य के जो बाईं ओर की संख्या होगी वो ऋणात्मक पूर्णांक होगी, जैसे 1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी संख्या रेखा है जिसके बीच में शून्य है और शून्य के दाईं तरफ हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक है और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारी संख्या रेखा होगी। अब इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 और -2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो जैसे मैं लिख देती हूँ कि 3 और वह 2 को -2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो दोस्तों आप इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, सबसे पहले आप 3 को देखिए। जो 3 है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। अब वो धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब अब वो 0 के दाईं तरफ होगा। तो देखिए संख्या 3 कहाँ है, ये संख्या 3 है। तो अब हम इसे सर्कल कर देते हैं, ये हमारी संख्या 3 है। इसके बाद दूसरी संख्या को देखते हैं जो एक ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, -2। अब आप देखिए ये यहाँ तो नहीं होगा, इसका मतलब ये 0 के बाईं ओर होगा ऋणात्मक पूर्णांक में। तो देखिए कहाँ है -2। तो दोस्तों ये रहा -2, इसे भी हम सर्कल कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं 5 और -5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहती हूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 को करेंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए दोस्तों ये रहा 5 हमारा। इसके बाद आप किसे देखेंगे कि -5 लिखा हुआ है, -5 हमारा 0 के बाईं ओर आएगा। ये रहा दोस्तों -5। तो ये हमने लिख दिया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अब आगे एक और इसमें थोड़ा सा उदाहरण जोड़ लेते हैं। जैसे कि बताइए कि 5 और -5 के बीच कौन कौन सी संख्या है। तो आप कैसे बताएंगे, तो देखिए -5 और ये रहा 5, हमें इनके बीच की संख्याएं बतानी है। तो दोस्तों लिखिए -5 से लेकर यहाँ से आपको शुरू करना है, -5 से 5 तक के बीच की संख्याएं बतानी है। तो -5 के अगली वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो 4 तक लिखनी है दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमें 5 तक तो दिया ही हुआ है कि -5 और 5 के बीच की संख्या बतानी है, यानी ऋणात्मक 5 से लेकर धनात्मक पूर्णांक 5 तक संख्या बताइए। तो दोस्तों जो ये आप संख्याएं हैं ये हमारी -5 और 5 के बीच की संख्याएं हैं। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछे कि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे। सबसे बड़ी संख्या तो आसान है दोस्तों, क्योंकि जो हमें पता है कि जो 0 के दाईं ओर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होंगे, वो बड़ी संख्या कहलाते हैं। जैसे इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। तो लिख देती हूँ मैं आपको
तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। क्योंकि दोस्तों 0 से जो इस तरफ बाईं ओर जा रही है वो माइनस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो इसका मतलब वो तो अपने आप ही कम होती जा रही है। तो इसका, और जो 0 से दाईं ओर जा रही है वो बढ़ती जा रही है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो वो सबसे बड़ी संख्या हुई। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हुई 4। इसी तरह आप इसमें बताइए -4 से 4 तक के बीच में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब बताइए दोस्तों इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों जैसे आपने अभी बताया कि सबसे बड़ी संख्या 4 है, वैसे ही सबसे छोटी संख्या -4 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं -4 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए 0 के आपने देखा कि ऋणात्मक पूर्णांक है इधर, 0 के बाद -1, जबकि आप सोचे होंगे कि मैम 1 छोटा है, 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका एक नियम है माइनस का, यानी कि ऋणात्मक का एक नियम है कि माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होता है। यानी कि जो -4 है, कहने अगर हम इसके माइनस को ना देखें तो ये 4 है, और 4 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, लेकिन दोस्तों इसके आगे माइनस लगा हुआ है, यानी कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और यह नियम है कि जो माइनस में ऋणात्मक में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा माना जाता है। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? -4 होगी। तो दोस्तों ये आपने देखा अभी कि हमने संख्या रेखा पर पूर्णांक को किस प्रकार प्रदर्शित किया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने संख्या के प्रकार और संख्या रेखा पर पूर्णांक को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में जाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, या फिर आपको इससे कोई डाउट आ रहे हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है फोकस ऑन लर्निंग 2.0 को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको इससे DLED से संबंधित नोट्स भी मिलेंगे। और आप बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्तों तक भी पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू दोस्तों।